जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी और इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद आज हम पढ़ेंगे और इसी के साथ कल हमने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो कल हमने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद और आज पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। यानी कि जैसे यूरोप के अंदर आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ जो राष्ट्र राज्य थे उनका भी उदय हुआ और इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। तो इससे क्या होता है, अपने बारे में ही लोगों की समझ बदलने लगी। वो कौन है और उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीक और चिन्हों ने नए 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 गीतों, नए विचारों के साथ नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमा को दोबारा से परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इसी नई पहचान, राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार या किस तरह से पैदा हुई। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो लोग थे, उनके जो अलग अलग अपने आप को अलग अलग समझते थे, वो किस तरह से एक सूत्र में बंधेंगे, एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बंधेंगे। इस चीज़ को ही हमें आज इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। क्योंकि भारत भी उपनिवेश था ब्रिटिश का। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। यानी कि उन्होंने सबने क्या किया, जब इकट्ठे हुए और सबने जब मिलकर संघर्ष किया तो वो अपनी एकता को यहाँ पर लोग पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ बांध दिया। यानी कि जो उनको उत्पीड़न किया गया था, उनका दमन किया जा रहा था, तो इन सब भावों ने जब इन सब भावों को सबके साथ ये सब हुआ तो इन सब भाव ने ही क्या किया, सबके अंदर एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन हर वर्ग समूह ऊपर उपनिवेशवाद का एक जैसा असर नहीं था कि जितने भी समुदाय थे, जितने भी वर्ग थे, ऐसा नहीं है कि उन सब पर इस उपनिवेशवाद का एक सा ही असर था। उनके अनुभव भी अलग अलग थे और जो स्वतंत्रता है उसके मायने भी भिन्न थे। यानी कि इनके अनुभव भी अलग थे और साथ ही साथ स्वतंत्रता के इनके लिए मतलब भी अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी एक मेन लीडर के रूप में निकल के आते हैं और इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या किया था, समूहों को इकट्ठा किया और इसके साथ ही विशाल आंदोलन खड़ा किया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। यानी कि एकता तो थी पर इसी के साथ साथ इसमें टकराव भी था। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। हमने जब 8th क्लास की पुस्तक पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था ना हमने, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी और इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे के अध्ययन को करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने, यानी जो कांग्रेस थी, उसने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए ताकि सब लोग मिलकर एक साथ आ जाएं और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो किस तरह से लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना ने एक नई उड़ान दी, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाया गया है। ये चित्र है 6 अप्रैल 1919 का। तो 6 अप्रैल 1919 का ये चित्र है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़क पर इस तरह के आप देख सकते हैं बड़े जुलूस आम बात थी। तो जब बड़े बड़े जुलूस निकलते थे ये आंदोलन करते हुए, तो ये एक आम बात थी। देखो पीछे तक देख पा रहे होंगे अगर आप, तो कितना बड़ा जुलूस ये आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पूरा पीछे तक जा रहा है, बहुत बड़ा जुलूस। ये आम था उस टाइम पे। तो ये 6 अप्रैल 1919 का चित्र है। तो अब हम देखेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन एक
इलाके तक फैल गया। तो 1919 के बाद क्या होता है, जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो नए इलाकों तक फैल गया, जो नए नए इलाके थे वहाँ तक भी फैल गया था, और उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियाँ सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, तो अब आगे देखेंगे कि ये किस तरह से इनमें बदलाव हुआ और किस तरह से इनके परिणाम क्या निकले। अब सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति थी वो पैदा कर दी थी। तो विश्व युद्ध जो हुआ था, इसने क्या किया था, एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पैदा कर दिया था, और इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, यानी कि जो रक्षा के लिए यहाँ पर खर्चा था वो बहुत ज़्यादा हुआ, और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। तो यहाँ पर जब रक्षा की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ी, तो जैसे ही इनकी खर्चे की भरपाई, अब क्योंकि खर्चा करना पड़ा तो उसकी भरपाई भी ना कहीं से करनी थी, तो इन्होंने इसके लिए कर्जे लिए, और कर्जे लेने के साथ साथ ही इन्होंने टैक्स में भी यहाँ पर वृद्धि की, सीमा शुल्क बढ़ा दिया और आयकर शुरू कर दिया, यानी कि इनकम पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और जो इनकम टैक्स जो सीमा शुल्क था उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया। युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, यानी कि इस टाइम जो चीज़ें थी, जो कीमती चीज़ों की जो कीमत थी वो दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी, और गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया। जबरन मतलब ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर गाँव के लोगों को क्या किया जाता था, सिपाहियों को, जो गांव के सिपाही थे उनको ज़बरदस्ती इसमें भर्ती कराया जाता था, जिससे कि ग्रामीण इलाके में व्यापक गुस्सा था, क्योंकि उनको उस युद्ध में जानबूझकर घसीटा जा रहा था। फिर 1819 और 1920-21 में, तो 1918, तो 1918 और 1919 और इसी के साथ 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्से में जो फसल थी वो खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई, और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग मारे गए। तो यहाँ पर 1921 में जब जनगणना हुई तो पता चला कि यहाँ पर 120 से 130 लोग यहाँ पर मारे गए हैं अकाल के कारण, और साथ के साथ यहाँ पर बीमारी फैल गई थी फ्लू, इसके कारण। तो जबरन भर्ती क्या होता है हमने भी देखा। इस प्रक्रिया में अंग्रेज जो थे वो भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, इसको कहा जाता था जबरन भर्ती, तो जबरदस्ती भर्ती कर लेना। तो इतने लोग यहाँ पर मारे गए, और लोगों को ये उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब लोगों को ये लगा कि जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा तो उनकी जो मुसीबत हैं, परेशानियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी समय एक नए नेता सामने आए और उनका संघर्ष एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। तो उन्होंने क्या किया था, संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। अब बात करेंगे सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में लौटे। तो ये लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ही वो भारत आए थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो नस्लभेदी सरकार थी उससे सफलतापूर्वक लोहा लिया था, और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे, यानी कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, जो नस्लभेदी सरकार थी, उससे वहाँ पर लोहा लेकर आए थे, यानी कि उनसे अपनी बातें मनवा कर आए थे गांधी जी। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो जब वहाँ से आए थे दक्षिण अफ्रीका से अपने इन्हीं आंदोलनों को लेकर, तो इस पद्धति को वो कहा करते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, कि जिसने भी आपका उत्पीड़न किया है उसके साथ आपको संघर्ष करने के लिए यहाँ पर शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तो इनका कहना ये था कि बिना हिंसा के भी यहाँ पर सफल हुआ जा सकता है अपने उद्देश्य में, और इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए, यानी कि जो दमन कर रहा है हमारा शत्रु, उसके जो चेतना है उसको यहाँ पर झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं
बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो यानी कि हिंसा ने करके सभी लोगों को ये समझाने की बजाय कि अपने बल का, शारीरिक बल का प्रयोग करके, लड़ाई दंगे करके स्वतंत्रता लो या एकता के सूत्र में पिरोया जाए उनको सभी को, तो ये सब मुश्किल था। इससे अच्छा ये बताया गांधी जी ने कि सबको यहाँ पर अहिंसा को अपनाना चाहिए और सबको ये समझाना चाहिए कि अगर हम अपने शत्रु से या जो हमारा उत्पीड़क है उससे अगर हमें उसको ठीक करना है या उससे हमें अपने आप को बचाना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अहिंसा का सहारा लेना चाहिए और यहाँ पर सहज भाव से स्वीकार करने के लिए सभी को इन अहिंसा के सिद्धांतों को सभी को प्रेरित भी करना चाहिए और अंत में सत्य की ही जीत होती है, ऐसा कहा गांधी जी ने। यहाँ पर अगर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, देखिए चित्र देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर ये फोकस्ट्रच से गुजर रहे हैं। ये 6 नवंबर 1913 का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे और जब इस जुलूस को रोका गया और गांधी जी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले जो नस्ल भेदी कानून थे, कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में यहाँ पर ये शामिल हो गए थे। इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे। तो कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, यानी कि निष्क्रिय जो प्रतिरोध करते हैं वो किसका हथियार है, तो दुर्बल यानी कि जो कमज़ोर है वो उनका हथियार है। लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और यह प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। तो इनका कहना था कि जो दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन था वो निष्क्रिय नहीं था बल्कि वो सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है कि अगर आप सत्याग्रह करेंगे तो वो कोई शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं, यानी कि सत्याग्रह का मतलब किसी के लिए बुरी भावना रखना नहीं है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है और सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मज्ञान से हमें लैस होती है और इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं और भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार नहीं लेकर चल सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। तो भारत में करोड़ों लोग कभी ये हथियार को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि वो पहले से ही अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर चुके हैं, अपना चुके हैं कि उन्हें हिंसा नहीं करनी है। तो यहाँ पर ऐसा कहना था गांधी जी का। तो यहाँ पर इसी के साथ गांधी जी ने कहा, अब देखिए यहाँ पर भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह का आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था के खिलाफ, जो इनकी बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा के ज़िले में किसानों की मदद के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया और फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान जो कि लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, वे चाहते थे कि लगान में वसूली में यहाँ पर ढील दी जाए। फिर 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुँचे। तो जैसे ही गांधी जी आते हैं 1915 में, उसके बाद ये 1916 में आकर साबरमती आश्रम की स्थापना भी करते हैं। फिर 1917 में ये बिहार के चंपारण में आते हैं और यहाँ पर ये जो बागान व्यवस्था है उसके खिलाफ यहाँ पर संघर्ष करते हैं। और इसी के साथ फिर 1917 में ही ये क्या करते हैं, गुजरात का जो खेड़ा ज़िला है वहाँ पर, गुजरात के खेड़े ज़िले में किसानों की मदद के लिए फिर यहाँ पर इन्होंने एक सत्याग्रह किया। और 1918 में फिर ये जो
यहाँ पर अहमदाबाद में एक मिल थी, उसमें मज़दूरों का इन्होंने साथ दिया, वहाँ पर सत्याग्रह किया, जिसको हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए यहाँ पर आंदोलन थे या फिर सत्याग्रह थे। अब देखते हैं हम रोलेक्ट एक्ट, ये क्या था। तो इस कामयाबी से उत्साहित जो गांधी जी थे, उन्होंने 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, क्योंकि ये जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें गांधी जी सफल हुए थे, जो भी हमने पढ़े। तो उसके बाद 1919 में गांधी जी ने एक रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ भी एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने का फैसला किया, और भारतीय सदस्यों ने के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया। यानी कि सबने इसका बहुत विरोध किया, सभी भारतीय सदस्यों ने। इसके बावजूद भी क्या किया जाता है, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसने जल्दबाजी में इसको पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, और 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। तो इसे किससे शुरू होना था, इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ ये यहाँ पर एक नागरिक अवज्ञा चाहते थे। तो यहाँ पर ये अहिंसक ढंग से एक फिर से आंदोलन यहाँ पर गांधी जी शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पर जो 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, ये रोलेक्ट एक्ट क्या था, इसमें किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जा सकता था। तो इसके खिलाफ ही ये आंदोलन होने वाला था यहाँ पर। तो विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया 6 अप्रैल को, इन्होंने जो डेट फिक्स की थी उसके बाद। और फिर रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें जो थी वो बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन जो था वो शुरू कर दिया, और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा, सबने अपनी दुकानें बंद कर दी, काम करने वाले वो हड़ताल पर चले गए, और जितने भी वहाँ पर जो संचार से संबंधित सुविधाएं थी उन सबको नष्ट करने की यहाँ पर उनको लगा कि इन सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो इन सब से डरकर अंग्रेजों ने क्या किया, इन सब से डरने के बाद उन्होंने जो राष्ट्रवादी थे उनका दमन करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे नेताओं को उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया। फिर गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई कि गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते, और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 को ही यहाँ पर अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी गई, और इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों और इसी के साथ रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। तो जब यहाँ पर अप्रैल में अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चलाई, इसके बाद लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे वो लोग, और यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। तो यहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया गया, और अब कमान किसने संभाल लिया, यहाँ पर जनरल डायर ने। तो फिर अब ये बात है 13 अप्रैल 1919 की। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले थे, वो सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए कौन सा, तो वैसाखी का मेला लगता है साल में जो एक बार, उसमें शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में सभी वहाँ पर जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यानी कि बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि वो सरकार के द्वारा जो यहाँ पर लागू किए गए थे कानून, जो कि बिल्कुल उचित नहीं थे, उनका विरोध करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए थे या इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, और शहर के बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह नहीं पता था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। और जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के रास्ते को बंद कर दिया, और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, और सैकड़ों लोग मारे गए। और बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। तो यहाँ पर जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ये, तो यहाँ पर जलियांवाला बाग में सभी के सभी लोग जो आए हुए थे, कुछ लोग तो यहाँ पर जो सरकार के कानून था उसका विरोध करने आए थे, कुछ यहाँ पर वैसाखी के मेले के कारण इकट्ठा हुए थे। तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर ने यहाँ पर निहत्ती जो ये जनता थी इस पर यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, और कहा गया कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है।
तो लेकिन ये यहाँ पर फिर निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पर जो ये है जनरल डायर, ये कहता है कि उसने लोगों में दहशत फैलाने के लिए, दहशत का भाव पैदा करने के लिए उसने यहाँ पर इस तरह का ये काम किया था। तो इसने कहा कि जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्यवाही को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपना लिया और सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी और सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों यानी कि जो कि गुंजारावाला और पंजाब थे, इन पर बम बरसाए गए और हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन यहाँ पर वापस ले लिया। तो यहाँ पर जो गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं वो अहिंसा का आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये लोग थे अंग्रेज, जब ये इतना इनका दमन कर रहे थे तो लोगों ने भी यहाँ पर हिंसा करना शुरू कर दिया, जिससे दुखी होकर गांधी जी क्या करते हैं, फिर वो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो भले ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला आप ये चित्र देखिए, ये जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये जनरल डायर के हुक्म से जो सिपाही लोग हैं, सिपाही जो है यहाँ पर लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पंजाब 1919 का ये चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो लोगों को मजबूर किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, जो यहाँ पर आंदोलन करते नजर आते थे या जो इनके नीतियों का विरोध करते थे उनको। तो यहाँ पर भले ही जो रोलेक्ट एक्ट था ये बहुत बड़ा आंदोलन था, यानी कि जो रोलेक्ट एक्ट था, रोलेक्ट सत्याग्रह था, जब क्योंकि रोलेक्ट एक्ट आया था तो उसी के विरोध में रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। यानी कि ये रोलेक्ट जो सत्याग्रह था बहुत बड़ा था, लेकिन अभी तक भी ये जो शहर थे और कस्बे थे केवल वहीं तक ही ये सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के सभी लोग, पूरी जितनी भी जनता है वो सब इस आंदोलन में कूद पड़े या इस आंदोलन में भाग लें। लेकिन उनका ये मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि भाई सबको, हिंदू या मुसलमान, सबको मिलकर इसमें आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है इस तरह का। तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसमें तुर्की की हार हो गई थी और इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के जो आध्यात्मिक नेता, यानी कि जिनको खलीफा कहा जाता था, वो ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। तो इन पर क्या किया जाएगा, इन पर ओटोमन सम्राट पर एक बहुत ही सख्त संधि थोपी जाएगी और खलीफा को तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, खलीफा की जो तात्कालिक शक्तियाँ थी उस टाइम की, तो उनकी रक्षा के लिए 1919 मार्च में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी और फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यानी कि अपने राज्य के लिए यहाँ पर एक असहयोग आंदोलन को यहाँ पर स्टार्ट किया जाना चाहिए इसी खिलाफत आंदोलन के साथ साथ। तो अब देखते हैं असहयोग ही इन्होंने क्यों चूज़ किया, कि क्यों असहयोग। असहयोग का मतलब होता है किसी का सहयोग ना करना। तो यहाँ पर सहयोग किसका ना करना, यानी कि अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का सहयोग ना करना। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1919 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। भाई अगर भारत के अंदर ब्रिटिश लोग अपना शासन स्थापित कर पाए तो उसमें सिंपल सी बात है भारतीयों ने ही उसका साथ दिया था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। भाई कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आकर हम पर ही रूल कर रहा है, हम पर ही शासन कर रहा है, तो सिंपल सी बात है हमारे ही लोगों ने उनका साथ दिया है और वही लोग अगर हमारे देश के उनका साथ छोड़ दें तो उनका तो यहाँ कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फिर उनको तो यहाँ से छोड़ के भागना ही पड़ेगा। तो
असहयोग का जो विचार आंदोलन था वो कैसे बनता था। गांधी जी का ये सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई जो पदवियां हैं उनको लौटा देना चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। यानी कि जितनी भी उन्होंने आपको पुरस्कार पदवी दी है उनको वापस कर दो, सरकारी नौकरी है उनको वापस कर दो, सेना है उनकी सेना में जो भर्ती है वो वापस आ जाओ वहाँ से, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषद जो भी हैं, या फिर जो उनके स्कूल्स हैं उन सब का बहिष्कार करो। और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाए, बड़े लेवल पर सविनय अवज्ञा अभियान को भी शुरू किया जाए। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, गांधी जी और शौकत अली इसी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में अपना यात्राएं कर रहे थे। तो कांग्रेस के बहुत सारे, तो कांग्रेस में क्या था भाई, बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, यानी कि उनको शंका थी। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में कुछ हिचकिचा रहे थे और उन्हें ये डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी जो खींचतान थे वो चलती रही। फिर कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच एक सहमति नहीं बन पाएगी और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर यहाँ पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। यानी कि यहाँ पर असहयोग जो आंदोलन था उसको सभी ने स्वीकार कर लिया। तो आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा और उनमें उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा, अब हम ये देखेंगे। यहाँ पर बहिष्कार जो शब्द आया है नया, तो बहिष्कार का मतलब वही है जो भी हमने समझा कि किसी के साथ संपर्क रखने और जोड़ने से इनकार करना या किसी भी गतिविधि में हिस्सेदारी, चीज़ों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक ही रूप होता है, यानी कि एक विरोध का ही रूप है ये भी, किसी सब चीज़ों से बहिष्कार कर देना, किसी की चीज़ों से। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ों की चीज़ों को यहाँ पर बहिष्कृत किया गया, उनसे उनका बहिष्कार किया गया कि हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, यहाँ पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। ये जुलाई 1922 का चित्र दिखाया गया है। तो विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुसत्ता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए यहाँ पर जो विदेशी कपड़े थे उनका यहाँ पर क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है विदेशी कपड़ों का। अब हम देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, यानी कि जो आंदोलन चल रहा था उसके अंदर कैसी अलग अलग धाराएं थी। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, यानी कि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ जो थे वो अलग अलग थे। यानी कि सब लोग ये चाहते थे कि स्वराज तो उन्हें मिले, लेकिन उनके जो अर्थ थे वो सबकी नज़रों में अलग अलग थे। अब देखते हैं जैसे कि शहरों में आंदोलन। तो आंदोलन की शुरुआत शहरी जो मध्यम वर्ग है उनकी हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने नतीजे जो इस्तीफे थे वो सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर जो प्रांत थे उनमें परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। तो यहाँ पर ये जो जस्टिस पार्टी थी इसने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा, यानी कि अगर आर्थिक तौर पर देखें तो असहयोग का असर जो था वो और भी ज़्यादा नाटकीय रहा और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पिकेटिंग का मतलब है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या फिर दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो विरोध का एक तरीका होता है ये भी पिकेटिंग, जिसमें फैक्ट्री या दुकान के अंदर जाने का रास्ते को रोक लिया जाता है, इसे कहा जाता है पिकेटिंग। तो यहाँ पर जो ये लोग थे इन्होंने क्या किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई।
और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921-22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात ये आधा रह गया था, यानी कि इस टाइम पर विदेशी कपड़े जो जितना भी इनका आयात होता था उसका आधा रह गया और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, और जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। वही जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था कपड़ा, जो कपड़े इंपोर्ट किए जा रहे थे उनको लोगों ने उनका बहिष्कार किया, पहनने से मना किया और अपने ही देश में बनने वाले कपड़ों को पहना। तो यहाँ से दो फायदे होते हैं, एक तो भारतीय लोगों को काम मिलता है और जो उत्पादन है वो भी बढ़ने लगता है और हमारे यहाँ के लोगों को अपने ही देश की चीज़ें पहनने का मौका मिला। इसी के साथ साथ कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। अब देखते हैं कि क्यों शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। तो यहाँ पर खादी का जो कपड़ा है वो मिलों में भारी पैमानों पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था, यानी कि ये कपड़ा बहुत महंगा होता था और उसे गरीब लोग जो थे वो खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? तो ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या ये पैदा हो गई और आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना ज़रूरी थी, ताकि जो ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनको प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा धीमी थी और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा से सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर ये समस्या दिखाई दी हमें। अब देखते हैं ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह किस तरह से होता है? तो शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। तो देश के विभिन्न अलग अलग भागों में जो चल रहे थे किसानों और आदिवासियों के जो संघर्ष थे वो भी इन्हीं आंदोलन का पार्ट बन गए, इन्हीं में ही समा गए। और अवध में सन्यासी बाबा जिनका नाम था रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर को वसूल करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, बेगार मतलब ज़बरदस्ती, बिना किसी भी पारिश्रमिक के, यानी कि बिना किसी पैसे के ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था। तो यहाँ पर किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके, यानी कि उनको पट्टे को बार बार हटा दिया जाता था ताकि वो अपने ज़मीन पर अधिकार न जमा सकें। किसानों की मांग थी कि लगान को कम किया जाए और बेगार जो है उसको ख़त्म किया जाए। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, यानी कि जो ये दमनकारी जो जमींदार हैं इनका सामाजिक तौर पर पूरे समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए। और बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया कि इन लोगों को जो नाई और धोबी लोग जो इनको सुविधाएं देते हैं इनसे वो सुविधाएं भी छीन ली जाए। ऐसा लोगों ने इनका बहिष्कार करने के लिए किया। इसी के साथ जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था और उनकी जो व्यथा थी उसको समझने का प्रयास किया। फिर अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन यहाँ पर कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी और अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। और 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। तो जब 1921 में आंदोलन फैलता है तो जो तालुकदार थे और व्यापारी थे उनके मकानों पर ये हमले होने लगे और बाज़ारों में लूटपाट होने लगी। अनाज के गोदामों पर कब्ज़ा कर लिया गया, यानी कि जो अनाज के गोदाम थे उनको कब्ज़े में ले लिया गया और बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता
किसानों को समझा रहे थे, यानी कि जो बहुत सारे स्थानों पर ऐसा था, जो वहाँ के स्थानीय नेता थे वो किसानों को ये समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जो ज़मीनें हैं वो गरीबों में बांट दी जाएंगी। और महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह की बातें चल रही थी। यहीं पर अगर हम देखें तो देखिए, ये जो यहाँ पर बताए गए हैं दो शब्द, तो बेगार जो बिना पारिश्रमिक के काम करवाना, यानी कि बिना पैसे के दिए, बिना मजदूरी दिए काम करवाना, वो बेगार कहलाता है। और गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध के तहत ले जाया जाता था और बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मज़दूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मज़दूरों को गिरमिटिया मज़दूर कहा जाने लगा। और अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर्ड लेबर इंडेंटर्ड लेबर कहा जाता है। तो यहाँ पर गिरमिटिया मज़दूर वही हैं जिनको गयाना, फिजी और वेस्ट इंडीज़ में ले जाया जाता था काम करवाने के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान। तो यहाँ पर लोगों ने, यहाँ पर हमने देखा कि महात्मा गांधी का लोग नाम लेकर अपनी सारी जो कार्यवाही थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उनको यहाँ पर वो सही ठहरा रहे थे। फिर आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का ही और मतलब ही निकाला, यानी कि इन्होंने जो गांधी जी ने जो स्वराज का विचार दिया था, आदिवासियों ने तो और किसानों ने इसका मतलब ही कुछ और निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? बड़े बड़े जंगलों में लोगों के यहाँ पर दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। और लोग इन जंगलों में ना तो अपने मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। ना तो अपने जलाने के लिए लकड़ी ले सकते थे और ना ही वहाँ से फल ले सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनकी जो परंपरागत अधिकार हैं उनको भी छीना जा रहा है। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर कर दिया तो लोगों ने बगावत कर दी और उनका नेतृत्व करने वाले जो थे अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। और उनका ये दावा था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं, विशेष शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर उनका कहना था अल्लूरी सीताराम का कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं और वह सटीक खगोलीय अनुमान भी लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को ये विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है और राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। और उनका ये कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं और उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज की प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध को वो चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे, यानी कि इन्होंने गुरिल्ला युद्ध चलाए। इन्होंने कहा कि अहिंसा से यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं मिल सकती और इन्होंने यहाँ पर क्या किया? हिंसा को जारी रखा, गुरिल्ला युद्ध चलाए। इसी के साथ यहाँ पर हमने देखा, ये देखिए 1928 में जो ये थे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस आंदोलन को बारदोली सत्याग्रह भी कहा जाता है, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था, यानी कि जो भूमि का राजस्व था उसको यहाँ पर बढ़ा रहे थे, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये आंदोलन किया था। और यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक स्रोत है और इसमें क्या बताया हुआ है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये बात है 6 जनवरी 1921 की। तो 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोलियां चलाई। फिर जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करने चाहते थे, लेकिन
पुलिस ने उन्हें क्या कर दिया, यहाँ पर रोक दिया और गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया और बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था। अब देखते हैं यहाँ पर उन्होंने बाद में इस सभा के बारे में क्या बताया। तो उनका आचरण खतरे के समान होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चिंत लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा खून भी खौल उठा था। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े सभी किसान मेरे से कम उत्तेजित और मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह जो क्षण है वो बीत गया और मैंने फिर पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से फिर वो चले गए। तो यहाँ पर ये भाव प्रकट किया कि इन्होंने बताया कि एक पल के लिए इन्हें भी गुस्सा तो आया था, इनका भी अहिंसा की राह छोड़ने का मन किया एकदम से, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अहिंसा जो कि एक ऐसा मार्ग है जिससे हिंसा तो होगी ही नहीं और साथ ही साथ हमें जो भी चाहिए, जो भी हमें साथ के साथ चाहिए, यानी कि जो हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए, तो वो इसके सहारे ही, अहिंसा के सहारे ही अच्छे से मिल सकता है। हिंसा में तो हमारा ही नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हमारा ही देश है और हमारे ही देश के लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने अहिंसा की फिर से बात की। अब देखते हैं बागानों में स्वराज। अब बागानों में स्वराज किस तरह से आता है। तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब बाहर चाहें वो आ सकते हैं और जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। तो इनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि जिन चार दीवारियों में उनको बंद करके रखा जा रहा है, वो जब चाहे उनसे बाहर आ जाएं तो वो अपने आप को आज़ाद समझेंगे। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँवों के से संपर्क को रख पाए, कि अपने गाँव से संपर्क रख पाएँ। और 1859 के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पर बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर एक एक्ट था जो कि हमने पढ़ा, ये इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत जो बाग में काम करने वाले हैं उनको, उन मज़दूरों को बिना परमिशन के बाहर आने की जो इजाज़त थी वो छूट नहीं थी, और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी ही मिल पाती थी। यानी कि उनकी ये जो इजाज़त थी उन्हें बाहर आने की, वो शायद ही कभी मिल पाती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। तो यहाँ पर वो लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो उनके जाने के लिए जो रेलवे और स्टीमर थी उनकी हड़ताल हुई, और हड़ताल होने के कारण जो पुलिस थी उन्होंने रास्ते में उनको पकड़ लिया और उनकी खूब यहाँ पर पिटाई की गई और उनको फिर से पकड़ लिया गया। तो इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। और फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या फिर अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं रह जाता था। फिर उस टाइम पर यहाँ पर ये चित्र देखिए आप, जो ये चित्र दिखाया गया है, ये 1922 के चोरा चोरी कांड का चित्र दिखाया गया है। तो चोरी चोरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, तो ये गोरखपुर में हुआ था। चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, और इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, गोरखपुर में
एक शांतिपूर्ण जुलूस से जा रहा होता है, वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन पुलिस क्या करती है, यहाँ पर इन पर गोलियाँ चला देती हैं, जिसके कारण इन सबको गुस्सा आ जाता है और फिर ये भीड़ भी क्या करती है, पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है। और फिर इसी से यहाँ पर परेशान या दुखी होकर महात्मा गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन को यहाँ पर वापस ले लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर। तो इस वाले चैप्टर को अभी हम आगे सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो फिर मिलेंगे कल इसी चैप्टर के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।